हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके मैंने एक पार्ट के न्यूमेरिकल भी बना दिए हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट पार्ट के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी करते रहेंगे और सेकंड चैप्टर को भी स्टार्ट कर लेंगे। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर फ्लो होगा और इस फ्लो में हम पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन चीजों पर ही आज फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद बाकी के पूरे फिजिक्स में या कहूं मैं फर्स्ट पार्ट में ये पूरा काम आने वाला है आपका। बहुत सारे जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज से अगर ये प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बनता है और लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलती हैं, ऐसे शो करते हैं। और ये लाइन शो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। दिस मीन्स एक पॉइंट चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। सो हम एक नया कंसेप्ट लेके आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जब हमने इसको चेक किया, इस फील्ड को, इस चार्ज ने जो फील्ड बनाया अपने आसपास, इस फील्ड को चेक किया तो फील्ड के अलग अलग पॉइंट्स पे जो एनर्जी का अमाउंट था, या ये कहें कि जो हमें यहाँ पर चलने फिरने में ज्यादा काम करना पड़ता था, कम काम करना पड़ता था, तो एक टर्म निकाल करके इसी से ले आए। हमें इसके बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के चारों तरफ बन जाता है। अब हम टेस्ट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हर पॉइंट की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो एक ही है। तो हमने ये पाया कि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट की अपनी एक अलग ताकत होती है, पहचान होती है कि इस पॉइंट का पता ये है, इस पॉइंट का एड्रेस ये है, इस लोकेशन का एड्रेस ये है। तो इसी एड्रेस को ही हम इन शॉर्ट फिजिक्स में पोटेंशियल के नाम से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, उस पॉइंट की अपनी क्या पहचान है, अपनी क्या ताकत है तो वो किसी न किसी चार्ज के बने हुए फील्ड में ही, लेकिन उस पॉइंट की अपनी क्या ताकत है तो उसे एक नया नाम दे दिया कि उस पॉइंट का इतना पोटेंशियल है। अब ये तो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा कनेक्शन, ताकि आप उसको समझ पाए कि हम क्यों, हमें इसकी जरूरत पड़ी एक नया नाम देने की, एक नया टर्म डिफाइन करने की। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे जो ताकत होती थी वो अलग अलग होती थी। अब हम ताकत की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरा खेल ही एनर्जी का है, ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का ही है। पूरे फिजिक्स में एनर्जी और मैटर ही पूरा का पूरा स्टडी का मेन सेंटर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे भी ये खेल एनर्जी का ही है कि यहाँ की एनर्जी कुछ और, यहाँ पर इसी फील्ड की यहाँ की एनर्जी कुछ और, इस लोकेशन की एनर्जी कुछ और, इस लोकेशन की एनर्जी कुछ और। तो इस एनर्जी को जब हमने रिलेट किया कि एनर्जी आती कहां से है, तो एनर्जी तो आती है वर्क से ही। कहीं ना कहीं किसी न किसी टर्म में, किसी न किसी रूप में वर्क हुआ होगा तो वहां पे एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल, चाहे काइनेटिक, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी, वर्क तो हुआ होगा डेफिनेटली। यहाँ पे वर्क होना ही होना है। इसका मतलब कि अगर हम यहां तक का वर्क डन देखें और यहां तक का वर्क डन, तो वो अलग अलग होगा। मैं धीरे धीरे उन चीजों को रिलेट कर रहा हूं कि हमने पोटेंशियल को कैसे बनाया है किसी फील्ड के अंदर। उस एक पर्टिकुलर पॉइंट की जो लोकेशन है, मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज ने बनाया है, ये एक सोर्स चार्ज है और इसने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। तो अलग अलग पॉइंट की जो स्ट्रेंथ है, बेसिकली वो स्ट्रेंथ अलग अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम वर्क करने जाते हैं तो वर्क ही अलग अलग हो जाता है। तो हम एक नया नाम रख देते हैं कि इस पॉइंट का ये ज्यादा है, इस पॉइंट का ये ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, हमने इसी को नाम दे रखा है पोटेंशियल। पोटेंशियल मींस स्ट्रेंथ, कि इस पॉइंट की स्ट्रेंथ इतनी है, इस पॉइंट की स्ट्रेंथ इतनी है, अगले इस पॉइंट की स्ट्रेंथ इतनी है। तो हर अगले पॉइंट की या कोई अलग अलग जो दूरी है, डिस्टेंस अलग अलग करेंगे तो हर डिफरेंट लोकेशन की जो एनर्जी का लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। आपने देखा होगा, एक कॉमन एग्जांपल है कि 9 वोल्ट की बैटरी हो और उससे आप एक बल्ब जलाएं तो उसकी रोशनी डीम होती है, थोड़ी सी कम होती है। लेकिन उसी बल्ब को
उसी कनेक्टिंग वायर के साथ लाके और 220 वोल्ट कनेक्शन सप्लाई में दे दें, ऐसी बैटरी दे दें जो 100 वोल्ट की हो, तो एनर्जी ज्यादा होगी, अमाउंट ज्यादा होगा, वो आपके पास लाइट ज्यादा आएगी। ये ज्यादा कम एनर्जी का लेवल कौन कर रहा है? बैटरी का एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, उसको आप बोलते थे कि 9 वोल्ट है ये, और ये 220 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है, तो एक का कम एक का ज्यादा। एक्चुअल में ये एनर्जी आती कहां से है? वर्क करने से। कौन वर्क किया तो लाइट जली? लाइट जली कैसे? तो हमने ये पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स में कि लाइट जलती है जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। क्लास 10th में आपने बहुत बेसिक स्टडी की होगी अपनी, कि जब कनेक्टिंग वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं और पूरा एक कंप्लीट सर्किट दौड़ के आते हैं, तो वही एनर्जी देते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन वर्क करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन वर्क करते हैं तो कराता कौन है? कहीं ना कहीं से तो उनको एनर्जी मिलती होगी, तभी तो वो दौड़ते हैं। इसका मतलब 9 वोल्ट वाले में उसी इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने की या वर्क कराने की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम है, और जो बड़ी बैटरी हमने ली वो वाली उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तभी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने ज्यादा वर्क करके दिया। और जब उसी कनेक्टिंग वायर को, उसी बल्ब को लेके हमने 9 वोल्ट की बैटरी में उसको टच कराया, तो बल्ब डीम चला, यानी कि एनर्जी कम मिली, उन इलेक्ट्रॉन्स ने कम काम किया। तो ये चक्कर काम करने का है, ये चक्कर पूरा वर्डन का है। तो हमने इसी फॉर्मेट को, इसी चीज को यहाँ पर भी एनालाइज किया कि अगर एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज में अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी का लेवल है, जो वर्क का लेवल है, वो अलग अलग हो जाता है। कहीं पे हमको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, कहीं पे कम वर्क करना पड़ता है। तो इससे हमने इसको कंसेप्चुअलाइज किया कि कैसे हम इसका नाम रखें। तो इसका हमने सिंपल नाम रखा कि इस पॉइंट की स्ट्रेंथ इतना है, इस पॉइंट पर हम ज्यादा वर्क करते हैं, इस पॉइंट पर हम कम वर्क करते हैं। तो इसी को हमने एक नाम दे दिया कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल और ज्यादा है। तो इससे हमने पोटेंशियल को का कंसेप्ट सीखा कि कैसे पोटेंशियल आया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का एड्रेस होता है, वो पता होता है कि इस पॉइंट का, मान लो यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और यहां से, या मैं R1 ले लूं, यहां से R2 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट Q है। मैं कहूं कि जब आप यहां तक का काम देखते हैं, वर्डन देखते हैं, तो 10 जूल होता है, लेकिन जब आप यहां तक का देखते हैं तो वो 20 जूल होता है। तो हमने एनर्जी का लेवल चेक कर लिया कि हम जब इस पॉइंट तक वर्क करते हैं इस फील्ड के अंदर, तो इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इतना वर्क करना पड़ता है। और जब हम इस पॉइंट तक देखते हैं कि जो चार्ज से बहुत कम दूरी पे है, तो और ज्यादा वर्क करना पड़ता है, इससे ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो हमने इसी को नाम दे दिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन ये है कि उसकी अपनी जो पहचान है वो इतनी है, उसका अपना जो लोकेशन का एड्रेस है वो ये है, यानी आपको हर हाल में इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट तक, इतना वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए। माने आपने ये सीखा कि इतना वर्क है, तो वर्क से ही हमने रिलेट किया इसको। इतनी बातें समझ में आ गई कि वर्क डन को ही हमने रिलेट किया और एक नया कंसेप्ट बनाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब इसे और ज्यादा, इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब एक पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां तक होगी? अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि इससे अगर लाइंस बाहर निकल रही है तो स्प्रेड होकर कहां तक जाएंगी, तो आपका आंसर होगा इन्फिनिटी तक जाएंगी। भाई एक बल्ब जला दो और देखो उसकी रोशनी कहां तक जाती है। भाई पहले तो बल्ब के पास बहुत ज्यादा, फिर जैसे जैसे दूर जाओगे कम होती जाएगी, कम 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 और कम, बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम। लेकिन हमने ये थोड़ा देखा जीरो कहाँ पे है, हम तो ये थ्योरेटिकली अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पे क्या होती होगी, जीरो। बिल्कुल वैसे ही एक पॉइंट चार्ज लिया तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक एक्सटेंड है, ये स्प्रेड जो हुआ है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि थ्योरेटिकली ये इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता होगा, जीरो। इसीलिए हम रेफरेंस पे चार्ज की प्रॉपर्टी को क्या मान लेते हैं, जीरो। चार्ज की ही प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको हमने क्या मान लिया, इन्फिनिटी पे जीरो। तो इन्फिनिटी हमारे लिए रेफरेंस होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी क्या मानेंगे, जीरो। अब यहां से अगर मुझे एक पॉइंट चार्ज को लेके आना हो, मालूम मैं कहूं कि ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट +1। अब यहां पर मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, लेने को आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन चूंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहली बार कॉन्सेप्टलाइज कर रहे हैं, उसका कंसेप्ट पहली बार सीख रहे हैं। पहले चैप्टर के बाद हमने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नॉलेज इकट्ठी की, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा। ये सब चीजें पढ़ने के बाद जब हमारे सामने एक नया टर्म आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमने रेफरेंस के लिए चार्ज कैसा चूज किया, पॉजिटिव, और यूनिट चार्ज चूज किया। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस फील्ड में, मान लो वो डिस्टेंस आर है, किसी पॉइंट तक ले आना चाहते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। भाई इन दोनों में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। अब मान लो कि यहां पे चार्ज है और हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इधर, और फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ। हालांकि इसके लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट इसका आज का, यानी आज के लेक्चर के आखिर में मैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछूंगा जो बहुत ही आसान है, लेकिन अक्सर वहां पे ध्यान नहीं जाता है। छोटा सा क्वेश्चन होगा, बहरहाल उस पर बाद में आएंगे। पहले इसको और कॉन्सेप्टलाइज करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस का मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर तो वर्क का कोई सवाल ही नहीं है। यहां से जब इधर चले और इसके फील्ड में आए, तो इस फील्ड ने जो फोर्स लगाया वो कौन सा फोर्स लगाया, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों में कौन सा फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स। अब इस रिपल्सिव फोर्स के चलते इस तरफ एक फोर्स लगा, और वो फोर्स कितना होगा, तो K Q1 Q2, तो Q1 Q है और Q2 तो 1 है, 1 हमने लिया हुआ है, अपॉन ये डिस्टेंस मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ले लेते हैं x, तो x²। अब यहां से अगर हमें इसे इस तरफ खींच के लाना है तो कम से कम कितना फोर्स लगाना होगा, उतना ही फोर्स। भाई अगर एक ऑब्जेक्ट, आपने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन में, ऑब्जेक्ट का मास है m, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है कितने फोर्स से, mg फोर्स से। इस चॉक का मास है m, तो अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है कितने फोर्स से, mg फोर्स से। अगर मुझे इसे लिफ्ट करना हो, उठाना हो, तो कम से कम मुझे mg फोर्स तो लगाना ही होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी जो रिपल्सिव फोर्स है वो कितना है, K Q1 Q2 अपॉन r², यानी x², डिस्टेंस से चार्ज का उस पॉइंट से x। अब अगर मुझे यहाँ से छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट करना हुआ तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरफ मैंने इतना फोर्स लगा दिया। अब मान लो डिस्प्लेस किया, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, और ये फोर्स लगा के इतना जब डिस्प्लेसमेंट किया, dx हमेशा कब चूज करते हैं, कैलकुलस का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम इस फोर्स को कांस्टेंट बना सकें। एक्चुअली ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि जैसे जैसे x चेंज होता रहेगा वैसे वैसे फोर्स चेंज होता रहेगा, वेरी करता रहेगा। तो हमने इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट माना ताकि ये फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट। अब हम लगा सकते हैं वर्डन का फॉर्मूला। तो ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्डन भी क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। वर्डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, Fx cos थीटा। तो अब थीटा क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप इधर कर रहे हैं और फोर्स का डायरेक्शन इधर है, रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमें इस पॉइंट तक ले आने में इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट P तक लाने में उस फील्ड में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो छोटा सा वर्डन जो होगा वो कितना लिखा जाएगा, F इंटू dx, और ये माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। भाई फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहे हैं आप, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे लगा लिया माइनस। अब इसे आगे लिखते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन r², जो कि x है, इंटू dx। ये तो बहुत ही छोटा सा वर्क हो गया जो हमने इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को dx डिस्प्लेस करके निकाला। ये समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। भाई हम उस पॉइंट तक उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आने में जितना वर्क होगा वही वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक्चुअली वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए ही हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्डन। और वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा।
एफ फोर्स को हमने कांस्टेंट बनाया फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, बहुत ही छोटा सा dx, उसके लिए फोर्स क्या बन गया कांस्टेंट। तो अब हमने फॉर्मूला यूज कर लिया एफ dx cos थीटा। थीटा कितना है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, तो 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो एफ dx, एफ कितना है, एफ है आपका के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो उस चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर इंटू dx। अब अगर dx डिस्प्लेस करने में dw वर्क है और यहां से लेके dx फिर dx फिर dx फिर dx फिर dx फिर dx यहां तक डिस्प्लेस करें और पॉइंट P तक लेके आए, तो हर dx डिस्प्लेसमेंट में dw ही वर्क डन होगा। और इन सारे dw को ऐड कर लें, जोड़ लें, तो पूरा कंप्लीट नेट वर्क डन मिल जाएगा। जोड़ने का तरीका हमारा सिंपल क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इसी को क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। और कहां से कहां तक लिमिट होगी, इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं, आर तक। भाई कहां से चले थे, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, और कहां तक पहुंचे, तो पहले इस चार्ज से डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटी, लेके आए लोअर लिमिट इन्फिनिटी, लेके आए। अब कितनी दूर है, जब पॉइंट पी तक लेके आएंगे तो कितनी दूर है, आर पे है। तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट आर। अब इसे सॉल्व कर लें, क्यू को भी बाहर निकाल लें क्योंकि क्यू भी कांस्टेंट टर्म है। तो 1/x² dx का इंटीग्रेशन होता है x⁻², इसको इंटीग्रेट कर लें -q/4 एप्सिलॉन नॉट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा -2 + 1 और लिमिट होगी इन्फिनिटी से लेके आर तक। इसे सॉल्व कर लें तो x⁻1 होगा, -2 + 1 का मतलब -1, और नीचे भी -1 होगा, तो ये माइनस इस माइनस को कंपनसेट करेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस। तो आगे जो नेट वर्क आएगा वो हो जाएगा आपका q/4 एप्सिलॉन नॉट, और x⁻1 का मतलब 1/x होता है, तो 1/x, और लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r। अब लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0। सो द वर्क डन इज सिंपली 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r। दिस इज द वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। V से रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल को, क्योंकि पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। वोल्टा के नाम पर इसको रखा गया है वोल्ट, और वोल्ट को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, इन दोनों को ही हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये रहा आपका पोटेंशियल। इतना काम करना पड़ा आपको किसी फील्ड में r डिस्टेंस पर इन्फिनिटी से किसको लेके आए थे आप, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में इतना वर्क करना पड़ा। तो जो भी वर्क करना पड़ा वही वर्क ही उस पॉइंट का, उस पर्टिकुलर पॉइंट का उस फील्ड में क्या बता रहा है, पोटेंशियल। माने अब हम एक चीज क्लियर हो गए कि जब भी हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को यहां तक लेके आएंगे तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। माने ये समझ सकते हो कि इतना वर्क करना पड़ेगा, ये चीज उसकी पहचान हो गई कि ये आप रख लीजिए कि आपको इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अगर आप इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी फील्ड में उस पॉइंट तक लेके आते हैं। तो ये उस पॉइंट की पहचान हो गई, तो हमने एक नाम दे दिया उस पॉइंट को कि ये उस पॉइंट का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअली हमने निकाला है एनर्जी को वर्क से रिलेट करके, वर्क डन कैलकुलेट किया और उसी का एक नाम रख दिया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। हमने देखते ही देखते बातों बातों में ही एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये तो बिल्कुल एक छोटा सा कंसेप्ट था कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। अब इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, जैसे हमने इसको पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला डिराइव किया, बिल्कुल शब्दों में भी वैसे ही लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन
in bringing a unit positive charge from infinity to a point in electric field through any arbitrary path। ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी पाथ से लेके आए आप, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पाथ से आप लेके आए आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में चाहे यहां से गिराओ, चाहे यहां तक लेके आओ, ऐसे चाहे ऐसे लेके आओ, कोई भी पाथ चूज करो उस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता था, बिल्कुल सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है। और इस फील्ड में पाथ पर डिपेंड नहीं करता वर्क डन, चाहे आप इन्फिनिटी से ऐसे लेके आए होते टी पॉइंट तक, चाहे स्ट्रेट लाइन पे आए, या फिर ऐसे घूम के 2-3 मोड़ लेकर के यहां तक पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता किस रास्ते से होके आए हैं, बस ये डिस्टेंस यहां से इस चार्ज से ये r है, तो उसके लिए इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो लिखा जाएगा 1/4πε0 q/r। और डिफाइन कैसे करेंगे शब्दों में कि वर्क डन और अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट थ्रू एनी आर्बिट्ररी पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो इसको लिख लेंगे आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज क्या है, यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, इन सब पर बात कर लेते हैं। तो एक बार ये पूरा लिख लो। एक और चीज कि इस चैप्टर से आगे अब मैं जितना बोर्ड पे लिखता चला जाऊंगा, जितना मैं बताता चला जाऊंगा, वो सारी चीजें आप एज अ सीबीएसई बोर्ड नोट्स लिखते चले जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज ही लिखेंगे आप, उसमें एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ाना आपको। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट बताया, बिल्कुल वैसे ही एक पॉइंट चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर लेंगे। देन अब इसके बाद जो जो प्रॉपर्टीज मैं लिखवाता जाऊंगा, अभी मैं बोर्ड पे उसको लिख भी दूंगा इसको रख करके कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो सकता है, मतलब किस पे वो डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, क्या दोनों की मीनिंग एक ही है या उस दोनों में कोई चेंजेस हैं, अगर चेंजेस हैं तो क्या दोनों आपस में रिलेटेड हैं तो कैसे हैं। और देखेंगे आप आगे चलकर कि बहुत ही बेहतरीन रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इसके आगे कुछ और बातें लिखते हैं। तो अभी हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, 1/4πε0 q/r, ये फॉर्मूला था एक पॉइंट चार्ज के लिए। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ और बातें हैं। फिर से मैं बता दूं कि इसका डेफिनेशन क्या है, कैसे आप इसको एग्जाम में लिख के आएंगे कि एक यूनिट चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक आते हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल बताता है। और ये आपको याद दिलाता है कि भाई आप जब भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके यहां तक आएंगे तो आपको इतना एनर्जी देनी पड़ेगी, इतना खर्च करना पड़ेगा। सो ये एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाथ इंडिपेंडेंट है, चाहे आप किसी भी रास्ते से लेके आए, यहां इन्फिनिटी से आप किसी भी रास्ते लेके आए, अगर ये डिस्टेंस r है इस पॉइंट P का, तो ये पॉइंट P का जो पोटेंशियल है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन से पाथ से लेके आए हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लिखेंगे वो इसमें यही लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पाथ इंडिपेंडेंट, दैट इज इट इज नॉट डिपेंडेंट बाय द पाथ फॉलोड बाय एक्सटर्नल एजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सटर्नल एजेंट ने जिस रास्ते से लेके आए हैं इसको, उस रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी प्रॉपर्टी, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे मैं इसको प्रॉपर्टीज में लिखवा जरूर दे रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये चीजें आगे आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का आपस में रिलेशन आगे मैं डिराइव करके बताऊंगा आपको, छोटा सा डेरिवेशन होगा, चाहो तो यही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे किया जाएगा उसको। लेकिन प्रॉपर्टीज में लिखते चलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन ऐसे कुछ आएगा कि dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब अगर आप dv से v लेना चाहते हैं, यानी इसको v लिखना चाहते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस
EDR, और इसी को शब्दों में लिखते हैं आप, जो मैंने अभी बोला प्रॉपर्टीज के टर्म में, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जैसे आपके किताबों में लिखा होगा कि टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज, फिर उसको आप Q नॉट लिख दी और फिर Q नॉट को। तो करते कैसे हैं ये देखो, मान लो हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो हमने लिया था अभी डेरिवेशन में, ये मैंने सबसे आसान करके आपको बताया। अगर ये नहीं है, ये आपके पास नहीं है, डेफिनेशन बनाओ। कैसे बनाते हैं ये देखो, अगर आपके पास Q नॉट चार्ज है और उसको लेके आए और आपको वर्क करना पड़ा W, किसी पॉइंट तक ले आने में कितना वर्क करना पड़ा W, तो यूनिट चार्ज को ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा W बाई Q नॉट। दिस इज द डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब जिस चार्ज को लेके आए हैं उस चार्ज पे आपने कितना वर्क किया है उस पॉइंट तक लेके आने में। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसके लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर Q नॉट को लाने में आपको W वर्क करना पड़ा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W अपॉन Q नॉट। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको लिख भी देता हूं मैं, इन शॉर्ट ऐसे लिखेंगे इसको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जल्दी जल्दी इसका यूनिट और डायमेंशन बना लेते हैं। यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट, वर्क की ऐसा यूनिट जूल और कूलम, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, या फिर इसे शॉर्ट में वोल्ट भी कहते हैं, वोल्टा के नाम पर। इसको हम उनको ऑनर देने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट ये भी बोली जाती है और वोल्ट भी बोलते हैं, चाहे आप जूल पर कूलम बोल लीजिए या फिर वोल्ट बोल दीजिए। इसके अलावा अगर सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है ESU यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट वोल्ट, और EMU यूनिट होती है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एब वोल्ट यानी एब्सोल्यूट वोल्ट। और इसका भी स्टैंडर्ड सीजीएस के साथ एसआई के साथ रिलेशन होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या है, तो जूल पर कूलम या वोल्ट। सीजीएस यूनिट क्या है, तो सीजीएस में दो पार्ट हैं। सीजीएस में एक यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा चार्ज के बारे में। एक यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट वोल्ट, और दूसरी यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी एब्सोल्यूट वोल्ट। तो वन स्टैट वोल्ट कितने वोल्ट के इक्वल होता है, कभी कभार एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाता है कि वन एब्सोल्यूट वोल्ट कितने वोल्ट के इक्वल है, या वन स्टैट वोल्ट कितने वोल्ट के इक्वल है। वन स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट और वन एब वोल्ट, यहां वन लगा देते हैं, वन एब वोल्ट इज इक्वल टू 10 to the power -8 वोल्ट। ये कभी कभार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि इनका रिलेशन क्या है, यानी कि रिलेशन बिटवीन सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। सीजीएस यूनिट में दो पार्ट है, जो भी पूछा जाए उसका आंसर कर देना एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। सीजीएस यूनिट में दो पार्ट कौन से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी EMU। एब्सोल्यूट वोल्ट, तो वन एब वोल्ट कितने वोल्ट के इक्वल होता है, 10 to the power -8 वोल्ट। और वन स्टैट वोल्ट कितने होता है, एग्जैक्टली ये नहीं होता, एग्जैक्टली तो होता है 299 पॉइंट समथिंग, हम उसको राउंड फिगर करके कितना मानते हैं 300 वोल्ट। तो ये हो गई इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। अब देख लेते हैं इसका डायमेंशन, यही से चाहो तो डायमेंशन बना सकते हो। अगर वर्क का डायमेंशन याद हो तो वर्क का डायमेंशन होता था ml2t-2, डायमेंशन बनाते हैं ml2t-2, और चार्ज का डायमेंशन AT। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हो जाएगा ml2t-3 A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ml2t-3 A-1। ये ऊपर जाएगा तो -1, ये ऊपर जाएगा तो -1, -2 -1 -3 A-1 ml2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है पोटेंशियल की, और मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ताकि आप इसको लिख भी लें। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोटेंशियल, जो इसके पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई है वो भी आप लिख चुके होंगे, हालांकि उसको मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा था, फिर भी इन शॉर्ट बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी।
कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, उनका आपस में रिलेशन क्या है। देन पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल, इन सब के बारे में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, पोटेंशियल इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, ए कंडक्टर विथ ए पॉजिटिव चार्ज मे हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पोटेंशियल। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन ये सही है कि पोटेंशियल एक रिलेटिव क्वांटिटी है। एक कंडक्टर विथ ए पॉजिटिव चार्ज, अगर एक कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज हो और पूछा जाए कि इससे कुछ दूर r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा, अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि इस कंडक्टर के पास किस टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव टाइप के चार्जेस हैं, और इससे r डिस्टेंस पर किस टाइप का चार्ज होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा, किस टाइप का पोटेंशियल होगा, तो हमारा आंसर होगा पॉजिटिव। लेकिन ये गलत है, डिपेंड करता है कि किसके रिलेटिव यहाँ पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है। जैसे मैं कहूं कि ये हाइट कितनी है, ये जो मैंने हाइट दे रखी है वो कितनी है, तो आपका क्वेश्चन होगा सबसे पहला किसके रेफरेंस में, किसके रिलेटिव। अगर मैं दूसरा हाथ यहां कर दूंगा तो इसके रिलेटिव तो ये ऊपर है, ये वाला जो मैंने पूछा आपसे कि इसके रिलेटिव ऊपर है, यहां कर दूंगा तो इसके रिलेटिव नीचे, लेकिन अगर इसके लेवल मिला दूंगा तो इसके रिलेटिव जीरो हाइट पे है। तो ऐसे ही पोटेंशियल भी किसी न किसी अदर, किसी पॉइंट के रिलेटिव या किसी अदर पैरामीटर के रिलेटिव ही बोला जाता है। कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता कि अगर ये पॉजिटिव, हाँ अगर कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, तब तो आप बोलेंगे कि इस पॉजिटिव के लिए किस टाइप का पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होते तो किस टाइप का पोटेंशियल पी पॉइंट पर होता है, नेगेटिव पोटेंशियल। बट ये याद रखें कि ये हो सकता है कि चार्जेस पॉजिटिव रखा हो लेकिन उसके पास नेगेटिव या जीरो पोटेंशियल भी हो, डिपेंड करता है कि किसके रिलेटिव पोटेंशियल बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज नेगेटिव ड्यू टू 1 नैनो कूलम, यहां लिखा हुआ मैंने 1 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी। अर्थ के ऊपर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, पर मीटर स्क्वायर देखी जाए तो 1 नैनो कूलम होती है। और इस वजह से एग्जैक्टली जो आंसर होगा कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, लेकिन ये इतना कम होता है 1 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, इतना कम चार्ज डेंसिटी है कि हम रेफरेंस के लिए अर्थ का पोटेंशियल, चूंकि अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी कंटेनर है, इस कंटेनर में चार्ज कहीं पर भी फिसल जाएगा। और आगे आप पढ़ेंगे अर्थिंग में तो किस तरह से चार्जेस बहुत दूर चले जाते हैं, तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता चार्ज को मूव करने के लिए। जब कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता तो पोटेंशियल काहे का, भाई चार्ज हमने अर्थ में डाला और वो कहीं फिसल गया, इतना बड़ा कंडक्टर है कि उसे जाने के लिए बहुत सारा जगह है, तो फिर पोटेंशियल काहे का, वर्क होगा तो पोटेंशियल होगा। तो हमें चार्ज देने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता, अर्थ के अंदर खुद ही चले जाते हैं खूब सारे चार्जेस, और ऐसे हम जिंदगी भर चार्जेस भेजते रहे तो भी कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंडक्टर है ये, कंटेनर बहुत बड़ा है ये। लेकिन अगर एग्जैक्टली आंसर पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना चाहिए कि अर्थ का जो पोटेंशियल है फॉर कॉम्पिटेटिव पर्पस, ये चीजें कभी कभार आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि अर्थ का एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। तो अर्थ का एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम नेगेटिव मानते हैं क्योंकि इतनी चार्ज डेंसिटी होती है माइनस में, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी -1 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज, बट इट इज वेरी वेरी लो, बहुत ही कम है ये। एंड ड्यू टू दिस फॉर द रेफरेंस के लिए हम अर्थ का पोटेंशियल कितना मानते हैं, रेफरेंस के लिए अर्थ का पोटेंशियल हम कितना मानते हैं, 0। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोटेंशियल इज एनालॉगस टू टेम्परेचर, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड प्रेशर। अगर हम पोटेंशियल की तुलना कर सकते हैं, किसी के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, तो मैकेनिक्स में चाहे और किसी ब्रांच में फिजिक्स के कुछ ऐसे टर्म है जिससे इसकी तुलना की जा सकती है। जैसे एक लिक्विड कॉलम हो या एक बीकर में या किसी ऐसे एक कंटेनर में आपने पानी भर रखा है, तो उसका जो लेवल है वो लेवल की तुलना आप कर सकते हैं पोटेंशियल से। आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। बट अभी आप जो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं उसमें ये लिखेंगे कि पोटेंशियल इज एनालॉगस टू टेम्परेचर, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड प्रेशर। इसके बाद अब वो फैक्टर्स, ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमें अपने नोट्स कॉपी में लिखनी होती है, उन्हें याद रखना पड़ता है। इन छोटी छोटी चीजों से मिलके ही पूरा फिजिक्स बनता है, और ये छोटी चीजें ही फिजिक्स को टफ बना देती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा वैरायटी होती है, और इस वैरायटी की वजह से ही सब्जेक्ट बहुत लोगों को टफ लगता है। तो अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए तो बहुत बड़े सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब ऐसे फैक्टर देखेंगे कि जिन फैक्टर पे पोटेंशियल डिपेंड करता है, जिन फैक्टर से पोटेंशियल अफेक्ट होता है, मतलब चेंज होता है। सो फैक्टर अफेक्टिंग
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कुछ फैक्टर जो पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। पोटेंशियल अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ चार्ज। बट ऑब्वियस है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा चार्ज को आप इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा, जितना डिक्रीज करेंगे उतना घटता जाएगा। सो अमाउंट ऑफ चार्ज पे तो डिपेंड करता ही है। सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ कंडक्टर। जितना बड़ा एरिया रखोगे पोटेंशियल उतना ही कम होगा। छोटे कंडक्टर के ऊपर अगर हम एक अमाउंट रख दें चार्जेस का, अमाउंट ऑफ चार्जेस फिक्स रखिए, इसमें आप लिखेंगे कि इफ द चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, अगर चार्ज का अमाउंट कांस्टेंट हो तो एक बड़े कंडक्टर पे अगर इतने ही चार्जेस को फैला दिया जाए तो वो दूर दूर आ जाएंगे, वो बहुत दूर स्प्रेड होंगे, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा और इसका पोटेंशियल ज्यादा। सो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज कंडक्टर। ये तो ऑब्वियस है बिल्कुल कि अगर इसके बगल में मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज कंडक्टर रखा हुआ है और हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आते हैं किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और ले आने में कुछ वर्क करना पड़ा, मान लो यहां से ये r डिस्टेंस पे हो। इसको समझो ध्यान से कि प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज कंडक्टर। अब इसके ठीक बगल में हमने एक दूसरा चार्ज कंडक्टर रख दिया, मान लो वो नेगेटिवली चार्ज है इसके जस्ट बगल में। तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पहले ये वाला पूरा कंडक्टर इसको रिपेल कर रहा था और ले आने में आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ा था, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, अब वो थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। भाई नेट तो कम ही होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये अकेला जितना रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था वो रिपल्सिव फोर्स का अमाउंट कम होगा, क्योंकि ये अब आपकी हेल्प करेगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा देगा। भाई ये नेगेटिवली है। अगर पॉजिटिव है तो और ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। माने ये है कि अगर इसके बाजू में बिल्कुल बगल में एक दूसरा चार्ज कंडक्टर लेके आओ तो पोटेंशियल चेंज होता है, इससे भी पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है मीडियम अराउंड कंडक्टर। और ये भी आपको पता होगा कि फोर्स जैसे दिखाते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि फोर्स का अमाउंट होता था किसी दूसरे मीडियम में, वैक्यूम में जो फोर्स है उसका डिवाइडेड बाय डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या दूसरे वाले मीडियम की परमिटिविटी। बिल्कुल वैसे ही जो उस मीडियम में पोटेंशियल लिखा जाएगा वो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जैसे फोर्स का रिलेशन बनाते थे आप, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय मीडियम परमिटिविटी। जिस मीडियम में आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जिस मीडियम में आप फोर्स निकाल रहे हैं। तो जस्ट लाइक फोर्स, पोटेंशियल का भी ये कॉन्सेप्ट है कि ये मीडियम के जो सराउंडेड है चार्ज पार्टिकल के, उस मीडियम की परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? तो नया वाला पोटेंशियल चेंज होगा, पहले वाले पोटेंशियल, पहले वाले का मतलब फ्री स्पेस में पोटेंशियल डिवाइडेड बाय परमिटिविटी और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम सराउंडेड दैट चार्ज। तो उस कंडक्टर के अराउंड अगर मीडियम चेंज करोगे तो भी पोटेंशियल बदल जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर हो गए जिन पे पोटेंशियल डिपेंड करता है, जिनसे पोटेंशियल चेंज होता है, बदलता है। उसको अफेक्ट करने वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखने पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो एक के बाद एक सारे अपनी नोट्स कॉपी में, क्योंकि ये सारे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद आगे की चर्चा हम पोटेंशियल के सेकंड पार्ट में करेंगे। कुछ पॉइंट छूट रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पार्टिकल के पास है और उसे अगर एक्सेलरेट करना हो तो क्या करेंगे। तो आगे के जो पॉइंट्स हैं, आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा खींच जाएगा तब। तो इस वीडियो में केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट में बात किया हमने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ये याद रखेंगे आप, इसका डेफिनेशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पोटेंशियल पर अब आगे की चर्चा करेंगे।